अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्प्रिंग 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूंगा, जो कि आपके IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट के टॉपिक का सवाल है। और इस सवाल की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सवाल में क्या लिखा गया है। देखिए, सवाल में लिखा हुआ है, बोलान पाकिस्तान लिमिटेड BPL इज प्लानिंग टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी 2023। कंपनी एक वेयर हाउस की कंस्ट्रक्शन 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट करेगी एंड इज एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इट बाय 30 नवंबर 2023। और 30 नवंबर 2023 को ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। The management wants to ascertain the borrowing cost that can be included in the cost of warehouse. Relevant details in this respect are as follows. मैनेजमेंट को ये पता करना है कि बोरिंग कॉस्ट की कितनी अमाउंट वो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी कि IAS 23 बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया देखता है। रेलिवेंट डिटेल्स दी हुई है। नंबर वन में लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस विल बी एज फॉलोज। अच्छा, आप पेमेंट्स कब होंगी? सबसे पहले बोलता है कि भाई फर्स्ट बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, उसकी डेट है 1 फरवरी 2023 और अमाउंट है 40 मिलियन। फिर दूसरा बिल 1 अप्रैल 30 मिलियन। तीसरा बिल 1 सितंबर 100 मिलियन। और लास्ट बिल जो होगा वो 1 दिसंबर को होगा 90 मिलियन का। और इस तरह से 350 मिलियन से ये पूरा वेयर हाउस तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। फिर टू, द प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस थ्रू दी फॉलोइंग सोर्सेस। प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग जो है वो इन सोर्सेस से हो सकती है। बुलेट नंबर 1 में लिखा हुआ है, स्पेसिफिक लोन ऑफ ₹350 मिलियन एट द रेट ऑफ 16% पर एनम to be obtained on 1st January 2023. The principal will be payable in 5 equal annual installments along with the interest from 1st of January 2024. देखिए, जो पहला केस है ना वो है स्पेसिफिक बोरिंग का, यानी कि वो ये कह रहा है कि हम 350 मिलियन की स्पेसिफिक बोरिंग लेकर और फाइनेंसिंग कर लें। और उस केस में हमारे पास जो 16% का रेट अप्लाई होगा और 5 किस्तों में पैसे देने होंगे। पहली किस्त 1 जनवरी 2024 वाले दिन देनी होगी। दूसरा है, विड्रॉल्स टू बी मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, यानी कि कंपनी की जो करंट रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, कंपनी उससे अपनी फंडिंग या फाइनेंसिंग करे। दीज फैसिलिटीज विल ऑल्सो बी यूज टू फाइनेंस अदर नीड्स ऑफ BPL। इससे बहुत सारे दूसरे खर्चे भी BPL के पूरे होते हैं। डिटेल्स ऑफ दीज फैसिलिटीज आर एज फॉलोज, यानी कि ये एक जनरल बोरिंग वाला केस है सेकेंड, ये स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है। इसलिए क्योंकि सवाल में भी लिखा हुआ है कि ये बोरिंग्स जो है या ये जो फाइनेंस है वो कंपनी दूसरे अपने मुख्तलिफ चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर IAS 23 के हिसाब से कुछ अलग क्राइटेरियाज जो है वो हमें देखने होता है। डिटेल्स ऑफ दीज फैसिलिटीज आर एज फॉलोज। अच्छा, अब इन फैसिलिटीज में क्या है, दो बैंक्स हैं, बैंक ए और बैंक बी। लिमिट का क्या मतलब होता है सर? लिमिट का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा बैंक ए ने बोला है हमसे आप जो है वो 300 मिलियन की रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ले सकते हो। एक्सपेक्टेड एवरेज बैलेंस फॉर 2023, लेकिन ऑन एन एवरेज कंपनी ने 220 मिलियन की रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इस्तेमाल करी हुई है और इंटरेस्ट रेट 13.7% है। अब ये याद रहे कि लिमिट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा बैंक से आप इतना लोन ले सकते हो, लेकिन जाहिर है जब रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है तो उसमें आप जब अगर अगर लोन 300 मिलियन का नहीं ले रहे हो तो आपका इंटरेस्ट 300 मिलियन पर चार्ज नहीं होगा। दूसरी चीज, एक्सपेक्टेड एवरेज बैलेंस का मतलब ये है कि कभी 200 मिलियन का लोन होगा, कभी 240 मिलियन का होगा, कभी 220 मिलियन का होगा। तो एवरेज जो है ना पूरे टाइम पीरियड में, पूरे साल में 220 बन रहा है, तो इंटरेस्ट जो है वो हम एवरेज पर चार्ज कर लेंगे। कभी कम इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, कभी इससे ज्यादा भी कर रहे होंगे और कभी इतना ही कर रहे होंगे, लेकिन एक एवरेज जो है ना उससे बोले 220 मिलियन का हमने एक वक्त पे लोन दिया हुआ होता है। बैंक बी की भी इसी तरह से डिटेल्स है। 3 में लिखा हुआ है, सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन विल बी इन्वेस्टेड इन ए सेविंग्स अकाउंट एट 10% पर एनम। 4 में लिखा हुआ है, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी सस्पेंडेड फॉर द इंटायर मंथ ऑफ जून 2023 ड्यू टू यूजुअल मॉनसून रेन्स। अब देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। छोटी छोटी सी ऐसी बातें होती हैं जो IAS 23 से टेस्ट हो जाती हैं। वो बोलते हैं जून 2023 में कंस्ट्रक्शन जो है वो सस्पेंड हुई थी, लेकिन रीजन क्या है? ड्यू टू यूजुअल मॉनसून रेन्स, यानी कि मॉनसून की बारिशों की वजह से कंस्ट्रक्शन को सस्पेंड करा गया था। और ये यूजुअल है, अनयूजुअल नहीं है। तो क्या यूजुअल और अनयूजुअल की ट्रीटमेंट अलग है? बिल्कुल अलग है।
रिक्वायरमेंट में बोलते हैं कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अब वो बोलता है कि भाई बोरिंग कॉस्ट कितनी अमाउंट जो बोरिंग कॉस्ट की है वो हम कैपिटलाइज करेंगे, ये आप बताओ और दोनों इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट केसेस में बताओ। पहला केस है ऑल द पेमेंट्स विल बी मेड फ्रॉम द स्पेसिफिक लोन। पहला केस ये कहता है कि अगर आप स्पेसिफिक लोन की तरफ जाओगे यानी कि बुलेट नंबर 1 का इस्तेमाल करोगे तो इफ, और बी में बोलते हैं ऑल द पेमेंट्स विल बी मेड फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज ओनली, यानी कि जितना भी लोन है वो आप रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी यानी कि बुलेट नंबर 2 पर जाओगे तो, यानी कि इन दोनों केसेस को आपने सेपरेटली ट्रीट करना है, मिक्स नहीं करना, अलग अलग से आपने जो है ना इनकी वर्किंग शो करनी है। अब अगर हम आई एस 23 को रेफर करते करते अपना सवाल सॉल्व करते हैं तो मुझे आई एस 23 जो है वो भी ओपन करना पड़ेगा। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि हम कोई आई एस का सवाल करें तो आई एस को सामने रखें ताकि वक्त के साथ साथ हमें जो है ना वो आई एस भी याद हो रहे हैं। चलिए जी, ये आपका आई एस 23 है, ठीक है ना। आई एस 23 जो है ना वो आपके सामने है। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब से होगी। क्यों सर, ये क्यों देखना जरूरी है? इसलिए क्योंकि जो वेयर हाउस की कंस्ट्रक्शन है वो कब से शुरू हुई है, 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। और एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय 30 नवंबर 2023। अब देखें कंस्ट्रक्शन कब से कब हो रही है, पहले तो ये लिख लेना, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हो रही है 1 जनवरी 23 टू 30 नवंबर 23, ठीक है ना। अच्छा, ये जनवरी से अगर आप 30 नवंबर तक महीने गिनते हो ना तो 11 मंथ्स हो जाते हैं, ठीक है। 1 जनवरी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 30 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन हो रही है, यानी कि 11 मंथ्स हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज, लोन आपने कब लिया? हम पहले सवाल को जो है ना स्पेसिफिक लोन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो हमने जो लोन लिया है, स्पेसिफिक लोन ऑफ ₹350 million एट द रेट ऑफ 16% पर एनम टू बी ऑब्टेन ऑन 1 जनवरी 2023। The principal will be payable in 5 equal annual installments along with interest from 1 January 2024। अच्छा, जो हमने लोन लिया है, स्पेसिफिक लोन लिया है, वो भी हमने 1 जनवरी 2023 से लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो पहली बात यहाँ पर कह रहा है, द प्रिंसिपल विल बी पेएबल इन 5 equal annual installments along with interest from 1 January। 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 के बाद पहली किस्त पे करी जाएगी। उस केस में कुछ इंटरेस्ट होगा जो पूरे साल का इंटरेस्ट चढ़ा है, और कुछ जो है ना वो रीपेमेंट होगी प्रिंसिपल की। हमारे लिए, हमारे सवाल के लिए ये रेलेवेंट नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है? भाई अगर आपने पहली किस्त 1 जनवरी 2024 को पे करी है और आपके एसेट की कंस्ट्रक्शन 30 नवंबर को खत्म हो गई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बीच की जो बोरिंग कॉस्ट होगी वो 350 का 16% डायरेक्ट होगी, ठीक है ना। कोई बीच में रीपेमेंट वगैरह वाली बात नहीं है। तो जितना भी लोन है वो पूरा पेंडिंग होगा, और ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, अब 1 में ये भी लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड पेमेंट्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस विल बी एज फॉलोज। पहली बार जो आपको बिल चार्ज हुआ, यानी कि पहली बार जो आपने पैसे पे करे ना, वो पहली बार आपने पैसे पे करे 1 फरवरी को 40 मिलियन की। सर इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? मैं पहले फर्स्ट पेमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट पेमेंट जो आपने करी है ना, फर्स्ट पेमेंट वो आपने करी हुई है 1 फरवरी 2023 को। अब सर इससे क्या होगा? देखिए, स्पेसिफिक बोरिंग के केस में स्टैंडर्ड ने ये कहा था, स्टैंडर्ड पर चलते हैं। स्पेसिफिक बोरिंग के केस में स्टैंडर्ड ने एक पैराग्राफ लिखा था, और वो मैं दिखा था, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, हाँ ये पढ़े। देखिए, ये स्पेसिफिक बोरिंग का पैराग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है टू द एक्सटेंट दैट एट एंटिटी बोरो फंड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट, द एंटिटी शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन as the actual borrowing cost incurred on that borrowing during the period less any investment income on the temporary investment of those borrowings। यानी कि स्टैंडर्ड ने ये कहा था कि भाई अगर आप कोई स्पेसिफिक बोरिंग करोगे, और जब आप स्पेसिफिक बोरिंग करोगे तो उस स्पेसिफिक बोरिंग का अगर कोई अनयूटिलाइज्ड अमाउंट होगा तो वो आप इन्वेस्ट कर दोगे और वहां से कुछ इंटरेस्ट इनकम जनरेट करोगे, तो वो आप अपनी बोरिंग कॉस्ट पे माइनस करना। अब अगर हम अपना सवाल देखते हैं ना, तो सवाल में हमें जो है वो ये बताया हुआ था कि आपके पास कोई सरप्लस फंड्स होंगे ना, तो वो आप जो है वो 10% पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर मैं 10% पर सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट कर सकता हूँ बुलेट नंबर 3 के हिसाब से,
तो पहली जब मैंने 40 मिलियन की पेमेंट करी होगी 1 फरवरी वाले दिन, उसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि 350 मिलियन के बजाय अब मेरे पास 310 मिलियन का अमाउंट रह गया होगा, 310 मिलियन रह गया होगा जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ सरप्लस फंड्स के तौर पर। फिर 1 अप्रैल को मैंने मजीद 120 मिलियन पे करे। जब मैंने 120 मिलियन मजीद पे करे, तो क्या हुआ होगा, तो मेरा मजीद सरप्लस फंड्स कम हो गए होंगे, और जो इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही थी, इंटरेस्ट की इनकम, वो और कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो पेमेंट्स है ना, इसकी इम्प्लीकेशन है। सही है जी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन जो है वो लिखा हुआ है कि कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी। तो सर क्या हम 1 जनवरी यानी कि जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है उस दिन से बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, या जब हमने पहली बार पैसे पे करे हैं उस दिन से कैपिटलाइज करते हैं? ये याद रखो कि स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग दोनों की ट्रीटमेंट्स डिफरेंट हैं। स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग दोनों की ट्रीटमेंट्स डिफरेंट हैं। स्पेसिफिक बोरिंग में अगर आपने लोन ले लिया है और आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है और आपने चाहे पेमेंट नहीं करी है, तो आप कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, ये हम अभी जब जनरल बोरिंग पर आएंगे ना तो देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। स्पेसिफिक बोरिंग के हिसाब से तो देखिए ना, इस सिनेरियो में आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी 1 जनवरी से, बिल्कुल कर दी। आपने लोन भी ले लिया था 1 जनवरी को, बिल्कुल ले लिया। तो आप कैपिटलाइजेशन शुरू कर सकते हो। कैपिटलाइजेशन के बारे में, कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट के बारे में जरा पैराग्राफ्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन का जो पैराग्राफ है, एन एंटिटी शेल बिगिन कैपिटलाइजिंग द बोरिंग कॉस्ट एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट ऑन द कमेंसमेंट डेट। The commencement date for capitalization is the date when the entity first meets all of the following conditions. A, it incurs expenditures for the asset. B, it incurs borrowing costs. And C, it undertakes activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale. और फिर बाद में इसकी डिटेल्स हैं जो मैंने बेसिक वीडियोस में डिस्कस करी। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने एसेट पर खर्चा करना शुरू कर दिया, अगर आपने बोरिंग कॉस्ट ले ली, और अगर आपने एक्टिविटीज को अंडरटेक करना शुरू कर दिया, तो आप जो है वो अपनी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास कमेंसमेंट और बोरिंग के पैराग्राफ थे। Expenditures on a qualified asset includes only those expenditures that have resulted in payments of cash, transfers of other assets, or the assumption of interest-bearing liability. Expenditures are reduced by any progress payments received and grants, blah 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 blah. सही है ना? तो ये सारी वो बातें हैं कि जिसके तहत आप जो है वो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करना शुरू कर सकते हो। और यहाँ पर इसने मजीद वजाहतें भी कर दी हैं। द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल इनकम बस मोर देन द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, दे इंक्लूड ये सारी चीजें। अच्छा, सस्पेंशन में भी एक बात देख लें। कभी कभार ऐसा होता है कि आप जो है ना वो अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर रहे होते हो। अब इस सवाल में आपके पास जो है वो सस्पेंशन के बारे में भी डिटेल्स हैं। कैसी डिटेल्स हैं? देखिए, 4 में लिखा हुआ था, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी सस्पेंडेड for the entire month of June 2023 due to usual monsoon rains. The construction work is expected to be suspended for the entire month of June 2023 due to usual monsoon rains. ठीक है, अभी मैं आपको सीजेशन और कमेंसमेंट और सस्पेंशन तीनों पैराग्राफ्स को लिंक कर बताता हूँ कि कितने टाइम पीरियड के लिए हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। देखो, उसने ये कहा कि जून में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, जून में कंस्ट्रक्शन सस्पेंड हुई भी थी। क्यों सस्पेंड हुई भी थी? इसलिए क्योंकि एक यूजुअल मॉनसून का सीजन था, कोई मॉनसून वेदर्स आए हुए थे, और वो यूजुअल बात है। अब देखिए, हम सस्पेंशन के पैराग्राफ्स भी रीड करते हैं। बोलता है, an entity shall suspend capitalization of borrowing costs during extended periods in which it expects since it suspends active development of a qualifying asset. ये तो हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर जो है वो किसी एंटिटी में एसेट बनाते वक्त किसी तरह की कोई सस्पेंशन है, यानी कि काम नहीं हो रहा और एक्टिवली नहीं डेवलपमेंट हो रही, और वो एक एक्सटेंडेड पीरियड है। ऐसा नहीं है कि ईद की 3 दिन की छुट्टियां या इतवार की 1 दिन की छुट्टी है, बल्कि एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए सस्पेंशन हुई है काम की, तो आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करोगे।
इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी बोलता है। An entity may incur borrowing costs during an extended period in which it suspends the activities necessary to prepare an asset for its intended use or sale. Such costs are cost of holding partially completed assets and do not qualify for capitalization. An entity may incur borrowing costs during an extended period in which it suspends the activities necessary to prepare an asset for its intended use or sale. Such costs are a cost of holding partially completed assets and do not qualify for capitalization. कभी कभार entity जो है वो अपना काम करना सस्पेंड कर देती है, काम नहीं करती है एसेट पर, और एसेट जो है वो बनाने के लिए जो टाइम एक्टिविटीज करनी होती है वो कंडक्ट नहीं कर रही होती हैं, तो हम जो है वो बोरिंग कॉस्ट को सस्पेंड कर देते हैं। However, an entity does not normally suspend capitalizing borrowing cost during a period when it carries out substantial technical and administrative work. लेकिन अगर बैक एंड पर कोई टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चल रहा है तो हम उसकी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना सस्पेंड नहीं करेंगे। An entity also does not suspend capitalizing borrowing costs when a temporary delay is necessary of the part of process of getting an asset ready for its intended use or sale. या अगर कोई ऐसा मरहला है कि जिसमें सस्पेंशन करना एसेट जो है वो एसेट को बनाने का हिस्सा है या प्रोसेस का हिस्सा है कि भाई आपको XYZ टाइम तक सस्पेंशन करनी पड़ेगी, उस केस में भी जो है वो आप सस्पेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूज, अब देखें ये देखें, फॉर एग्जाम्पल कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूज ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड दैट हाई वाटर लेवल्स डिले कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज if such high water levels are common during the construction period in the geographical region involved। यानी कि आपको उसने एग्जाम्पल दी कि अगर कोई एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है और वाटर लेवल्स बहुत ज़्यादा है और एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए ज़्यादा है और उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही है, तो फिर भी क्या करोगे आप, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे। For example, capitalization continues during the extended period that high water level delays construction of a bridge if such high water levels are common during the construction period in the geographical region involved। अब देखें ये एक यूजुअल सी बात थी कि आप एक ब्रिज बना रहे थे और उसमें 2 महीने के लिए पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होना है, तो आप ब्रिज की कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे। इस टाइम पीरियड की जो बोरिंग कॉस्ट है उसको आप कैपिटलाइज करोगे क्योंकि ये आपके बस में नहीं था या आपने जानबूझकर एक्टिविटीज को सस्पेंड नहीं किया। अब जरा सोचे कि क्या जून की जो बोरिंग कॉस्ट है उसको हम सस्पेंड करेंगे या नहीं। तो क्योंकि ये यूजुअल मॉनसून वेदर है और इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया कि अपनी एक्टिविटी सस्पेंड करी हो, लिहाजा जून की जो बोरिंग कॉस्ट होगी उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, ये सस्पेंशन पीरियड नहीं है, पहली बात, ठीक है ना। अब कमेंसमेंट वाले पैराग्राफ्स पर दोबारा वापस आए तो क्या हम 1 जनवरी से अपनी कैपिटलाइजेशन को कमेंस कर दें या हम 1 फेब से कैपिटलाइजेशन करना शुरू करें। तो 3 बातें पूरी होनी चाहिए। 3 बातें क्या है, वापस से आइए इस पे जाते हैं। इट इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट, इट इनकर्स बोरिंग कॉस्ट, इट अंडरटेक्स एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। अब देखें यहाँ पर 3 जो कंडीशन है ना, कंडीशन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। पहली कंडीशन देखते हैं, इट इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट। इट इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट, क्या मैंने एसेट बनाने के लिए खर्चा करना स्टार्ट कर दिया। तो खर्चा मैंने करना स्टार्ट कब किया है, इट इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर एसेट वो मैंने किया 1 फेब से। तो कंडीशन नंबर 1 1 फेब को मीट हो रही है। कंडीशन नंबर 2, इट इनकर्स बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट तो 1 जनवरी से इनकर हो रही है, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, इट अंडरटेक्स एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। इसने कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो 1 जनवरी से ही स्टार्ट कर दी। तो गालिबन लगता ही है कि क्योंकि एंड का लफ्ज है और तीनों बातें पूरी होनी चाहिए और बात नंबर 1 पूरी जो है वो लग रहा है कि 1 फरवरी से पूरी हो रही है, लिहाजा मेरी जो कमेंसमेंट होगी ना वो 1 फरवरी होगी। और अगर 1 फरवरी से मैं कैपिटलाइजेशन शुरू करूंगा और 30 नवंबर तक करूंगा और जून के महीने को सस्पेंशन पीरियड काउंट नहीं करूंगा, तो इसका मतलब है 10 महीने के लिए, मैं 10 महीने के लिए जो है ना कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहा हूँगा। कब से कब तक,
मैं जो है वो पहली फरवरी 2023 टू 30 नवंबर 2023 ये कैपिटलाइजेशन का पीरियड रखूंगा। ठीक है। कमेंसमेंट कब करनी है? जब तीन बातें पूरी हों, एसेट पर खर्चा होना शुरू हो जाए, एसेट को बनाना आप कमेंस कर दो, और आपने बोरोइंग ली भी हो। बोरोइंग हमने 1 जनवरी को ले ली थी, एसेट को बनाना भी हमने 1 जनवरी को शुरू कर लिया था, लेकिन एक्सपेंडिचर या खर्चा इनकर होना 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। दूसरी चीज, सस्पेंशन का पीरियड, क्योंकि ये एक यूजुअल मॉनसून वेदर है और ये उस सिस्टम का पार्ट था, यानी कि ये मॉनसून वेदर ने आना ही था, तो वो जो हमारे पास सस्पेंशन के पैराग्राफ में एग्जाम्पल थी उसके हिसाब से इसको हटाएंगे नहीं। अगर इसको हम हटा देते, अगर ये अनयूजुअल मॉनसून रेंज के वजह से होता या कोई और रीजन होती जिसमें ये सस्पेंशन पीरियड हमें काउंट करना होता, मैंने अपनी मर्जी से सस्पेंड किया हुआ था, तो 9 महीने की कैपिटलाइजेशन होती। लेकिन यहाँ पर 10 महीने की कैपिटलाइजेशन होगी। IAS 23 को सामने रख कर आप सवाल सॉल्व किया करें, ताकि आपकी IAS पर ग्रिप बने और आप जब प्रैक्टिकली जिंदगी में आए तो आपको पता हो कि IAS में किस पैराग्राफ में कौन सी जगह पर क्या बात लिखी हुई है। तो IAS 23 के हिसाब से जो कमेंसमेंट और कैपिटलाइजेशन का पैरा 17 है वो यहाँ पर अप्लाई हुआ, और जो सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन कॉस्ट का पैरा 21 है उसकी मिसाल के हिसाब से मैंने इस चीज को सपोर्ट किया कि भाई हमें कैपिटलाइजेशन जो है वो जून में स्टॉप नहीं करनी है। तो सर अब फाइनली क्या कंक्लूजन निकाले? मैं अब आपको फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ कि पार्ट ए की जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी ना, उसकी वर्किंग किस तरह की नजर आएगी। आप इस तरह की सिंपल वर्किंग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये कि जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी वो 350 मिलियन इंटू 16% का रेट था, और 10 महीने यानी कि 46.67। ठीक है ना? 350 इंटू 16% इंटू 10/12 यानी कि 46.67। अच्छा सर, उसके बाद ये क्या हुआ है? अब देखें, आपने 350 मिलियन जो है उसकी अमाउंट जो है वो 16% के हिसाब से 10 महीनों के लिए चार्ज कर ली, टोटल ये बनती है 46.67। लेकिन अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हो और उससे आता है कुछ रिटर्न, तो वो आप जो है वो माइनस कर रहे होते हो स्पेसिफिक बोरिंग की केस में। ये IAS 23 के बोरिंग कॉस्ट में जो है वो आपके पास यहाँ पर पैरा नंबर 12 में लिखा हुआ है कि to the extent that an entity borrows funds specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity shall determine the amount of borrowing cost eligible for capitalization as the actual borrowing cost incurred on that borrowing during the period less any investment income on the temporary investment of those borrowings। ठीक है। तो जनाब हुआ ये कि आपने जो है ना वो 1 फरवरी से कैपिटलाइजेशन को स्टार्ट किया, अब 40 मिलियन आपने यूज कर लिए थे शुरू में ही, तो आपके पास कितने बच गए? 310 मिलियन बच गए। अच्छा, अब देखें अगला इस्तेमाल कब है? 1 अप्रैल को। अगला इस्तेमाल कब है? अगला इस्तेमाल जो है ना वो 1 अप्रैल वाले दिन है। 1 अप्रैल वाले दिन 120 मिलियन का अगला इस्तेमाल है। अगला इस्तेमाल अगर 1 अप्रैल वाले दिन 120 मिलियन का है, तो इसका मतलब और मार्च फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च। देखिए, 350 मिलियन है, 350 मिलियन में से 40 मिलियन इस्तेमाल हो गए, तो 310 मिलियन बच गए। वो 310 मिलियन फरवरी और मार्च में बैंक पे पड़े रहे और मुझे 10% की सेविंग्स अकाउंट पर इनकम कमा कर दे रहे हैं बुलेट नंबर 3 के हिसाब से। तो इससे आने वाली इनकम ये मेरी कॉस्ट को कम करेगी। फिर फर्दर मैंने 1 अप्रैल को 120 मिलियन और इस्तेमाल कर लिया, तो 3 10 में से 120 और निकाल दो तो 190 बच जाते हैं। अब अगला इस्तेमाल कब है? 1 सितंबर को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने जो है 190 इंटू 10% इंटू 5, ये एक इनकम। उसके बाद फिर 1 सितंबर वाले दिन जो है वो आपने 100 मिलियन इस्तेमाल कर लिए, 90 मिलियन बच गए। 90 मिलियन जो बच गए वो 90 इंटू 10% इंटू 3 यानी कि 2.25। ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद क्या होगा? देखिए, लास्ट पेमेंट आपने कब की है? 1 दिसंबर को, और आपकी कैपिटलाइजेशन भी सीज होनी थी 30 नवंबर को, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 90 मिलियन यूज हो गए होंगे। ठीक है। तो जब आपके पास देखिए 350 मिलियन, ये 40 मिलियन इस्तेमाल कर लिए, लेकिन 310 बचे हुए हैं ना, उस पर जो 2 महीने की इनकम आई। फिर 120 इस्तेमाल करिए तो 190 बचे हुए हैं ना, उस पर 10% के हिसाब से 5 महीने की इनकम आई। फिर 190 में से 100 इस्तेमाल कर लिए, 90 बचे हुए हैं ना, उस पर जो बचे हुए 3 महीने की इनकम आई। फिर 90 भी इस्तेमाल कर लिए। अगर इस टेबल को एक्सटेंड करता है, इस टेबल को एक्सटेंड करता है, तो मैं बोलता कि आगे 1 दिसंबर है। ठीक है ना? और 1 दिसंबर को मैं क्या लिखता? मैं लिख देता भाई लास्ट बिल, और यहाँ पर यूटिलाइजेशन में 90 अगर लिख देता तो मेरे पास 0 बच जाते।
ठीक है ना, और जीरो इन्वेस्टेड होते हैं, और यहाँ पर तो कैपिटलाइजेशन भी खत्म हो रही है, यहाँ तो कैपिटलाइजेशन भी खत्म हो रही है। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग के हिसाब से सवाल का जवाब है। लेकिन अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए लाजमी तौर पर आप अपने सामने रखें, उस पर ग्रिप बनाएं और हर बार उसको रेफर करने की कोशिश करें। फिर आते हैं हम जनरल बोरिंग के केस में। अच्छा, जनरल बोरिंग के केस में अगर आप आईएएस को पहले रेफर करते हैं, देखिए यहाँ पर ये पैरा 12-14 जो है ना वो जनरल बोरिंग का है। लिखा हुआ है टू द एक्सटेंड दैट एंटिटी बोरोज फंड जनरली एंड यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट, द एंटिटी शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बोरिंग वाज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन बाय अप्लाइंग अ कैपिटलाइजेशन रेट टू द एक्सपेंडिचर्स ऑन दैट एसेट। The capitalization rate shall be the weighted average of the borrowing cost applicable to all the borrowings of the entity that are outstanding during the period. तो पहले तो ये कैपिटलाइजेशन रेट देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि वो परसेंटेज के जिस हिसाब से आपने जो है एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट के एक्सपेंस को शामिल करना है, वो एक वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट होगी। वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट की मैं वर्किंग आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगेन हम जो है वो कुछ वीडियो शॉर्ट करने के लिए वर्किंग खुद नहीं करते हैं, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए ये वर्किंग नंबर 1 जो है ना कैपिटलाइजेशन रेट, ये वर्किंग हुई है। 220 मिलियन का लोन था 13.7% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट, 280 मिलियन का लोन था 14.6% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट, 71.02 का टोटल लोन था फॉर अ टोटल बोरिंग ऑफ 500 मिलियन। तो तकरीबन तकरीबन एवरेज 14.2% मैं जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा होता हूँ सारे लोन्स पर जो मैंने लिए हुए हैं। तो ये 14.2% का रेट यूज होगा, और ये आपके पास आईएएस के पैरा नंबर 14 में लिखा हुआ है कि ये कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट होगा। आगे लिखा हुआ है however an entity shall exclude from this calculation borrowing costs applicable to borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset under substantially all the activities necessary to prepare that asset for its intended use or sale are complete. The amount of borrowing cost that an entity capitalizes during a period shall not exceed। ये हमसे रेलिवेंट नहीं है, यानी कि स्पेसिफिक अगर जनरल बोरिंग में से कोई एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरिंग करी हुई है तो उसके लिए क्या एडजस्टमेंट्स होगी वो है, लेकिन हमारे सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले पैराग्राफ के हमसे रेलिवेंट है इन सम सर्कमस्टांसेस इट इज एप्रोप्रिएट टू इंक्लूड ऑल बोरिंग्स ऑफ दी पेरेंट। अच्छा, पेरेंट सब्सिडी नहीं है। अच्छा, अब कितनी बोरिंग को कैपिटलाइज करना है? टू द एक्सटेंड दैट एन एंटिटी बोरोज फंड जनरली एंड यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट, the entity shall determine the amount of borrowing was eligible for capitalization by applying a capitalization rate to the expenditure on that asset। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्पेसिफिक बोरिंग के केस में जितना भी लोन लिया था ना उस पे आने वाले सारा इंटरेस्ट ले रहे थे, 350 मिलियन पर सारा इंटरेस्ट ले रहे थे, और फिर जो जो हमारे पास जो है वो अनयूटिलाइज अमाउंट था उसकी इनकम माइनस कर रहे थे। यहाँ पर सारा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जनरल बोरिंग के केस में वो बोलते हैं जितना खर्चा करते जाओगे कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाइड बाय जितना एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा करते जाओगे उतना कैपिटलाइज करते जाना। तो अगर तुम यहाँ पर वर्किंग देखोगे तो देखिए आपने 1 फरवरी को 40 मिलियन यूज करे, 40 मिलियन 14.2% के रेट पर 2 महीने के लिए, ठीक है, फरवरी और मार्च ये अमाउंट बना। फिर 1 अप्रैल को आपने 120 मजीद खर्च करे, तो अब टोटल आपकी बोरिंग टोटल उधार कितना हो गया? टोटल उधार 160 हो गया, 40 और 120। अब ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो 160 इंटू 14.2% 5 महीने के लिए, और फिर आपने 1 सितंबर को 100 मिलियन और खर्च करे, तो 260 मिलियन इंटू 14.2% इंटू 3, सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, और सर दिसंबर में जो खर्च करे उसी दिन वो कैपिटलाइजेशन सीज हो गई ना। क्यों? क्योंकि 30 नवंबर वाला दिन आ गया जब आप कैपिटलाइजेशन सीज करते हो। अच्छा, इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं, आप यूं भी लिख सकते हो कि सर मेरे पास कुछ पैसे मैंने 1 फरवरी को लगाए, ठीक है, 1 फरवरी को जो पैसे लगाए वो 40 मिलियन थे, और वो 40 मिलियन फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 10 महीने का इस पे इंटरेस्ट 14.2% इंटू 10/12, क्योंकि 1 फरवरी से लेकर उस दिन तक जिस दिन सीज करनी है कैपिटलाइजेशन।
फिर सर मैंने कुछ पैसे जो है ना वो 1 अप्रैल को लगाए, और वो पैसे मैंने जो लगाए ना वो 120 मिलियन लगाए। अब वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 8 महीने के लिए। तो 14.2% इंटू 8/12। और सर मैंने 1 सितंबर को मजीद कुछ पैसे लगाए, और 1 सितंबर को जो पैसे लगाए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 100 इंटू 14.2% इंटू 3/12। देखिए सेम आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे इस तरह से भी वर्किंग कर सकते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से भी वर्किंग कर सकते हैं कि रादर देन के वो अमाउंट्स को एक्यूमुलेट कर रहे हो, वो क्या करते जाए, वो ये देखते जाए कि मैं पहला 40 मिलियन लगाया वहां से सीजेशन वाली डेट तक, दूसरा जो एक 20 मिलियन लगाया वहां से सीजेशन वाली डेट तक, और तीसरा जो 100 मिलियन लगाया वहां से सीजेशन वाली डेट तक इंटरेस्ट चार्ज करते रहो, और उसको ऐड कर दो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, दोनों मेथड सही। तो उम्मीद है कि कुछ कुछ फर्दर आपके जो है वो IS-23 के कॉन्सेप्ट्स बने होंगे। और ये 5वां सीरीज का लेक्चर था। पिछले जो लेक्चर्स हैं उससे आप रिवीजन भी करिएगा, आप जो है वो बेसिक पहले देखिएगा, IS-23 जो मैंने गो थ्रू करवाया था वो देखिएगा, और फिर चीज़ें मैच करते करते ना सवालात बार बार करें, एक ही सवाल 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार करें, फिर अगली चीज़ पे बढ़िएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मजीद सवाल सॉल्व करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।